हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 13 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। इससे पहले की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग उसके बाकी के जो प्रश्न थे उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, समावेशन को समुन्नत करने यानी बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए। थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। और फोर्थ है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। तो देखिए, समावेशन के लिए क्या जरूरी है, प्रतियोगिता जरूरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि साथ में मिलकर सहयोग की भावना पैदा करना है। अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि शिक्षण शास्त्र बाल केंद्रित होना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि उसे देखना है, समझना है। अधिगम के सार्वभौमिक यानी जो यूनिवर्सल डिजाइन है उसे क्रियान्वित करना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे रूप से सहयोगात्मक तरीके से पढ़ सके। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तर्क है अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। देखिए, इसमें सामान्य सी समझने वाली बात है कि वैसे समूह जो वंचित समूह से है, पिछड़ा समूह से है, उनकी संस्कृति के कुछ हिस्सों को यानी जब हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उन्हें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उनके आस पड़ोस से जिसे वो रिलेट कर पाए। बच्चा ऐसे उदाहरण ना दे दे जिसे उसने कभी देखा ही ना हो, कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ऐसे उदाहरण देने हैं जिससे बच्चा खुद को जोड़ पाए। तो इससे क्या होगा, अपनेपन का जो बोध होता है उससे हम सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। सामान्य सी बात, आप उदाहरण ले लीजिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं हमारे खान सर, तो वो क्या करते हैं, उनसे बच्चे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे हम खुद को जोड़ पाते हैं, जो हम समझ पाए। तो इससे क्या होता है, हम पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार यानी शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है दृष्टि की आंशिक क्षति, सेकंड है श्रवण बाधित, थर्ड है संवेदी बाधित और फोर्थ है दृष्टि की समग्र यानी कुल क्षति। फॉन्ट का बड़ा आकार का मतलब है, अभी आप जो अपने स्क्रीन पर इन शब्दों को देख पा रहे हैं, इन प्रश्नों को देख पा रहे हैं, उसी को अगर हम लोग और भी छोटे आकार में लिख दें तो यही होता है कि फॉन्ट को बड़ा बना सकते हैं, यानी शब्दों को बड़े आकार में लिख सकते हैं और छोटे आकार में लिख सकते हैं, यही हो गया। अब यह किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दृष्टि की आंशिक क्षति यानी जिसे कम दिखाई देता हो, दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है। श्रवण बाधित, अब ये बताइए जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है उसे देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, तो यह भी नहीं होगा। संवेदी बाधित यानी किसी बच्चे को चलने फिरने में या फिर इंद्रिय से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसे इस साइज का, फॉन्ट के साइज के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। साथ ही दृष्टि की समग्र यानी कुल क्षति, अब जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं देख सकता है तो उसके लिए, उसके सामने आप चाहे फॉन्ट का साइज कितना भी बड़ा कर दीजिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दृष्टि की आंशिक क्षति। देखिए, प्रश्नों को समझते हुए चलिए, ऐसा नहीं है कि आगामी सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम यही प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप समझे रहेंगे तो आप वहाँ चाहे कितने भी नए नए प्रश्न आ जाए, जैसे कि इस बार नए प्रश्न देखने को मिले, तो कितना भी नए क्वेश्चन आ जाए आप खुद से समझकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे रटना नहीं है, समझना है कि आखिर कोई भी ऑप्शन सही हुआ तो क्यों हुआ और बाकी का जो गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, यह समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म के विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है, यानी स्वलीनता विकार को ही हम लोग ऑटिज्म बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना, सेकंड है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, थर्ड है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल और फोर्थ है एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना।
अब देखिए, जो स्वलीन बच्चे होते हैं जिन्हें ऑटिज्म से प्रभावित हैं, वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, बल्कि खुद के साथ ही अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अकेले में ज़्यादा रहेंगे तो उनमें संप्रेषणात्मक कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कहाँ से होगा, तो यह भी नहीं होगा। साथ ही एक कार्य से दूसरे कार्य में वो जल्दी नहीं जाती, एक ही कार्य को बार बार वो करते रहते हैं, इसलिए यह भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। जो बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं वो विवरणों के प्रति यानी जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे सकते हैं, वो जान सकते हैं। लेकिन बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ऑटिज्म प्रभावित बच्चे यह सभी कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट है विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, सेकंड है औसत समझ वाली विद्यार्थी, थर्ड है अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, फोर्थ है अतिशय रूप से विश्वस्त। अब देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। कैसे? क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन जब किसी बच्चे से किया जाए और उसका वो अनेक उत्तर बता दे, अनेक नए नए तरीके से समाधान प्रस्तुत कर दे किसी भी समस्या का, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो एवरेज स्टूडेंट है। वो तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रतिभा वाली है, तभी तो वो इतना ज़्यादा आंसर दे सकती है अपने नए नए तरीके से। तो इसका इसीलिए आंसर जो है वो है विशेष प्रतिभा वाली, उसे हम लोग बोलते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड भी बोल सकते हैं। औसत समझ उन विद्यार्थियों को कह सकते हैं जिन्हें कुछ भी बता दिया गया है वो आंसर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नया नया सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और धारणात्मक स्पष्टता यानी उनमें अगर कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर ही नहीं है तो फिर वो कैसे आंसर करेगा, और वो भी नए नए तरीके से, तो यह तो हो ही नहीं सकता, ये तो बस ऐसे ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमिक कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तर्क है, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। पहले में क्या कहा जा रहा है कि अध्यापक ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि, ऐसी विधियों का उपयोग करे जिससे बच्चे के नवीन ज्ञान की नया कुछ सृजन कर सके, ऐसा कार्य करने में मदद करे। और साथ ही दिया गया है कि बच्चों में नवीन ज्ञान की सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है, आपको बस टीचर के रूप में उसे गाइड करना होता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, इसमें कोई भी तो गलत नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है निष्क्रिय अनुकरण, थर्ड है अवलोकनात्मक अधिगम और फोर्थ है परासंज्ञान। अब सहयोगात्मक अधिगम कब होता है? जब बच्चे क्लासरूम में एक साथ मिल बैठ के चीजों को सीख रहे हैं। यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशनिंग है नहीं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत है। निष्क्रिय अनुकरण करना हम कब कह सकते हैं? कि बच्चा कुछ समझा नहीं है, बस देख के हूबहू नकल उतार रहा है, तो वह निष्क्रिय है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यह खुद पर भी विश्वास करती है कि वो ऐसा कर सकती है, बस खुद को गाइड करने के लिए, खुद का मार्गदर्शन करने के लिए वह वीडियो का सहारा ले रही है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका यह भी गलत हो जाएगा। आगे है अवलोकनात्मक अधिगम, यानी अवलोकन करना किसे बोलते हैं? जिसे देखकर हम सीख सकें। तो यह क्या कर रही है माया? माया भी देखकर ही सीख रही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। कई लोगों ने इसका आंसर परासंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन लगा दिया था, यह नहीं होगा। क्यों? इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने ही कार्य को देखता है कि हमने इसे कैसे सीखा, लेकिन यहाँ पर यह दूसरे का वीडियो देखकर सीख रही है, अवलोकन करके सीख रही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो, सेकंड है अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, थर्ड है पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त है, और फोर्थ है विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। तो आपको बच्चों के जो विचार हैं उसे भी ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा जटिल और अमूर्त सामग्री नहीं प्रयोग करना है, जटिल नहीं बल्कि सरल होना चाहिए और मूर्त होना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। बच्चों को उनके व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा नहीं करना होता है, बल्कि उसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा कि कक्षा कक्ष वातावरण से भयमुक्त होना चाहिए, तभी अधिगम प्रभावशाली होगी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है कंठस्थीकरण यानी रटने की प्रवृत्ति, सेकंड है समालोचनात्मक चिंतन, थर्ड है कार्यात्मक जड़ता और फोर्थ है अभिसारी चिंतन। देखिए, कंठस्थ करने को बढ़ावा नहीं देना होता है, रटना तो है ही नहीं, हमें समझना है। कार्यात्मक जड़ता होता है फंक्शनल फिक्सनेस इसको बोलते हैं, तो फिक्स्ड होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना होता है। अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी चिंतन करना होता है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना होता है, अभिसारी को नहीं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम किसी भी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू को देख सकें। अगला प्रश्न है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुरूप सोच, सेकंड है अनुमानी, थर्ड है प्रयत्न एवं त्रुटि और फोर्थ है कलन विधि। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ कलन विधि, जिसे हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही चरण का मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसका फंक्शन होता है वैसे ही हम क्रिया का अनुसरण करते हैं। उसी विधि का अनुसरण करके जब हम समस्या के हल तक पहुंचते हैं तो उसे कलन विधि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है भय पैदा करने के लिए कॉपी से सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए, यानी ऐसे सर्कल बना देना चाहिए जहां जहां गलत हुआ है रेड पेन से। सेकंड है विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। थर्ड है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। देखिए, हमें बच्चों में भय नहीं पैदा करना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है वो गलत है। साथ ही विद्यार्थी का जो त्रुटि है, जो गलती है, उसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो सहपाठी आकलन हुआ तो उसमें क्या है, बच्चे के एक दूसरे का फीडबैक देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यह भी सही है। सेकंड भी सही है। फोर्थ में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की जो त्रुटि की गई है, जो गलती कर रहे हैं, उसका पैटर्न अध्यापक देखे कि आखिर बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसे प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बाद नया लेसन प्लान बनाए और वहां से पढ़ाना शुरू करे। इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी इसका सही है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, इसलिए यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। तर्क है भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, सही विकल्प चुनना है। देखिए, जब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं इमोशनली, तब आप अच्छा फील करते हैं, तब आपको पढ़ने का भी मन करता होगा, तब कुछ नया सीखने का भी मन करता होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, बहुत उदास उदास फील कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको पढ़ने के लिए बोले, कोई ऐसा कार्य बोले जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भावनाएं जो है, जो इमोशन है, वो संज्ञान से, कॉग्निशन से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए हमें भावनात्मक पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसे पोषित करना चाहिए। दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए, बड़े बड़े प्रश्नों को देखकर घबरा नहीं जाना है बिल्कुल कि अब ये कैसे करेंगे, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, बल्कि उसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए। वो बहुत ही आसान होते हैं, बस उनको बढ़ा दिया जाता है, उनका साइज बढ़ा दिया जाता है, आकार, ताकि बच्चे इसे देखकर डर जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या अग्रता प्रदान करता है, मतलब बढ़ावा देता है? बात की गई है आंतरिक अभिप्रेरणा की। ऑप्शन फर्स्ट है पुरस्कार, सेकंड है दंड, थर्ड है रुचि और फोर्थ है प्रशंसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बाकी पुरस्कार जो है, जो वो बाहरी है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत है। दंड जो है वो भी बाह्य अभिप्रेरणा, इससे बाह्य अभिप्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा कब होगी? जब बच्चा खुद से चीजों को सीखने के लिए उसके अंदर रुचि पैदा होती है, तभी वह अंदर से, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा उसमें कार्य करेगी। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समझ का स्तर,
सेकंड है भावात्मक लब्धि, थर्ड है शिक्षण अधिगम सामग्री और फोर्थ है सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न पर ध्यान देंगे, इसमें पूछा जा रहा है परिवेशीय कारक, यानी जो कारक वातावरण परिवेश से संबंधित है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तो इसमें समझ का स्तर है वो व्यक्तिगत है, किसी बच्चे में समझ का स्तर अलग हो सकता है, दूसरे में अलग हो सकता है, तो यह तो व्यक्तिगत हो गया। भावात्मक यानी इमोशनली जो है वो भी व्यक्तिगत ही होता है, किसी व्यक्ति में ही तो इमोशन होता है। साथ ही सीखने के लिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा है यह भी व्यक्तिगत है, निजी है, परिवेश से वातावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। वातावरणीय कारक जो है, परिवेशीय कारक, वो है हमारा TLM। जो शिक्षण अधिगम सामग्री हम पढ़ाने के दौरान यूज करते हैं वह क्या है, परिवेशीय कारक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है लचीला पाठ्यचर्या, सेकेंड है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, थर्ड है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण और फोर्थ है अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो बाधक बन सकता है। तो लचीला पाठ्यक्रम होना ही चाहिए, यह बाधा तो नहीं है। साथ ही अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, अगर एक से अधिक उपागम का प्रयोग कर रहे हैं तो यह भी सही है, बाधक नहीं है। अध्यापक अगर रचनावादी शिक्षण शास्त्र का प्रयोग कर रहा है, कुछ बच्चे निर्माण कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यह भी अच्छा है। लेकिन अगर विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर हम उनका समूह बना दें कि जो अच्छा मार्क्स ला रहा है उसी को आगे बिठाएंगे, उसी को इस क्लास में रहना, उसी को पढ़ाएंगे, तो यह गलत होगा, उनके लिए बाधक बन सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका गलत आंसर है, क्योंकि यही पूछा गया है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 13 जनवरी 2023 को पूछे गए थे। और इनमें से किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।